नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला के इस खास शो खबरों के खिलाड़ी में। इस हफ्ते की अगर सबसे बड़ी सुगबुगाहट कहें तो इसी को लेकर रही कि क्या विपक्ष की जो तमाम पार्टियां एक साथ जुटने वाली हैं पटना में, वो एक साथ हैं, एक साथ रह पाएंगी या इस एकता में भी दरार पैदा हो सकती है। और ये बात इसलिए शुरू हुई क्योंकि जेडीयू की पुरानी साथी मांझी साहब की पार्टी, उन्होंने इस पूरी रैली के पहले ही महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा इन परिस्थितियों में कि ये वाकई में विपक्षी एकता कितनी कामयाब हो पाएगी। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दिक्कत उस तरफ भी है, वहां पर भी एकनाथ शिंदे और नरेंद्र मोदी की जो पोस्टर छपा, देवेंद्र फडणवीस उससे नाराज हो गए, वो दिक्कत वहां एनडीए में भी दिखाई दे रही है। तो कौन सी खेमा ज्यादा मजबूत है, इस पर बातचीत करेंगे। 23 तारीख की बड़ी रैली को लेकर बड़ी हलचल है। क्या वाकई में इस बड़ी हलचल के लिए ही शरद पवार ने अपनी भूमिका अपनी पार्टी में कम की है? क्या वो किसी बड़े रोल में दिखाई देने वाले हैं विपक्षी एकता के मंच पर? क्या नीतीश कुमार कन्वीनर बनने वाले हैं औपचारिक तौर पर? बहुत सी अटकलें, इन तमाम पर बात करेंगे खास मेहमानों के साथ। पंकज जी, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई, प्रियंका गांधी पहुंची अभी जबलपुर, जब तो वो अचानक से लगा कि जो सेक्युलर कांग्रेस थी वो वापस उस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आ गई है। फिर गदा लगी हुई है, हनुमान जी की गदा के पोस्टर लगे हुए हैं। फिर प्रियंका गांधी वहां नर्मदा जी की पूजा कर रही हैं, आरती में हिस्सा ले रही हैं। मतलब वो हर चीज जो हिंदू वोट को सूट करे। कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कर्नाटक में आप सेक्युलर हैं और मध्य प्रदेश आते आते आप हिंदुत्व की तरफ आ जाते हैं? ये कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है? सेकुलर होने का मतलब ये तो नहीं है कि हिंदूपन छोड़ देगा कोई। हिंदूपन अलग चीज़ है, हिंदुत्व अलग चीज़ है। सॉफ्ट हिंदुत्व नाम की कोई चीज़ नहीं है। या तो हिंदुत्व है, वो कट्टर हिंदुत्व है, एक हिंदूपन है, हिंदूनेस। कांग्रेस ने हमेशा हिंदूनेस में यकीन रखा है, उसमें तो कभी कोई विचलन हुआ नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि ये इस तरह से कि कर्नाटक में सेकुलर हैं और मध्य प्रदेश आते आते सॉफ्ट वहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ आपने बजरंग दल वर्सेस बजरंग बली का जो नारा था, आपने जबरदस्त बीजेपी को घेरा, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, चुनाव के नतीजे सबके सामने। यहाँ पे आपने एक साध्वी को सामने लिया है जो आपके लिए प्रचार भी कर रही है, कांग्रेस के दफ्तर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर वो बजरंग सेना नाम की कोई एक सेना निकल के आई है जिसको कमलनाथ जी ने अपने साथ पार्टी में मिला लिया है। तो यहाँ पे आपको बजरंगी पसंद है, वहां पे आपको बजरंगी के नाम पे दिक्कत थी। बजरंग बली तो हमेशा से पसंद है, बजरंग दली पसंद नहीं है। तो बजरंग दली और बजरंग बली दोनों में फर्क है। बजरंग बली से किसी को क्या एतराज़ है? और आप तो जानते हैं सुमित जी कि कमलनाथ जी ने तो बहुत बड़ी प्रतिमा छिंदवाड़ा में बजरंग बली की बनाई है, और आज नहीं बनाई, बरसों पहले बनाई। कर्नाटक में करीब 14% मुसलमान वोटर हैं, मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से 5 या 6% है। ठीक है, इसीलिए क्या हिंदुत्व पसंद है, हिंदूपन आपकी भाषा में बोलूं तो हिंदूपन पसंद है कि यहाँ पर तो वो है ही नहीं मुसलमान, किसको हम लुभाएंगे? देखिए, कांग्रेस जिस तरह की सर्वसमावेशी राजनीति करती है उसमें मुझे नहीं लगता कि कभी ये ख्याल रखा जाता है कि चूंकि 5 या 6% ही मुसलमान हैं तो इसलिए हिंदुओं को पसंद आने वाली राजनीति की जाए। और हिंदू समाज में जो बहुमत है, जो बहुसंख्या है, वो उदारवादी हिंदुओं की है, वो कट्टर हिंदुओं की नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि मध्य प्रदेश की कैंपेन के दौरान प्रियंका राहुल जो है वो किसी मस्जिद में भी जाएंगे, किसी दरगाह में भी जाएंगे, अगर वो सेक्युलर है? ज़रूर जाएंगे। उपासना स्थलों में जाने में कोई बुराई भी नहीं है। उनको चर्च में भी जाना चाहिए, उनको मस्जिदों में भी जाना चाहिए, उनको मंदिरों में भी जाना चाहिए। कम से कम कांग्रेस ने कभी ऐसे काम नहीं किए कि जिसकी वजह से मंदिरों में लगाई गई प्रतिमाएं ढह जाएं ज़रा सी हवा से। तो महाकाल की बात कर रहे हैं। जो कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं वो ये भी तो देखें कि विशाल तिलस्मी मंदिर बना दिए, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा दी, लेकिन मूर्तियों तक में भ्रष्टाचार, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। शिवम कुछ बोलना चाह रहे हैं? आता आपके पास शिवम। अभी सतपुड़ा भवन में आग लग गई। हाँ, पूरी भोपाल के 12,000 फाइलों के जलने की खबर है कि 12,000 फाइलें जल गई। क्यों चुनाव के कुछ महीने पहले इतनी बड़ी आग लग जाती है और उसमें 12,000 फाइलें जल जाती हैं? तो ये सब बहुत से मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में जो आने वाले दिनों में सामने आएंगे। देखिए, कांग्रेस का एलिगेशन है कि मतलब लोग तरीके से आग को भी पॉलिटिक्स की नजरों से देख रहे हैं कि जैसे आग लगा दी गई, फाइलें निपटा दी गई। देखिए, अब इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस के समय में कभी ऐसा हुआ नहीं, प्रतिमाएं गिरी नहीं भगवान की। अरे बनाई हो तो गिरी होगी ना, आप तो वैसे ही दूर दूर भागते थे। और आपने बजरंग बली का
आपने कहा कि मंदिर जाएंगे या मस्जिद जाएंगे, अभी देखते रहिए, चुनाव आने दीजिए, बजरंगबली बनकर घूमेंगे कांग्रेस वाले, क्योंकि राज्य बदल गया ना, माहौल बदल गया है। और रही बात, और इसमें थोड़ा सा कर लेते हैं, हिंदूपन जो इन्होंने बताया, हिंदूपन तो कांग्रेस के डीएनए में ही नहीं है। मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, देश के पहले राष्ट्रपति को पनिश ही इसलिए कर दिया गया था नेहरू जी की सरकार द्वारा क्योंकि वो सोमनाथ के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में गए थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कहता है, डिनाई नहीं कर सकते ये उस बात को। खास तौर पर राम मंदिर के बनने के समय में जिस तरीके से इस देश के बड़े वकील और कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे 2019 से पहले कि इसका वर्डिक्ट अभी नहीं आना चाहिए वरना इसका चुनाव पर बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये हिंदूपन हो, हिंदुत्व हो, इन सभी चीजों से कांग्रेस का तो कम से कम कोई लेना देना है नहीं। बाकी टोपी पहने हुए इनकी 300 तस्वीर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, उससे इनका कोई लगाव कभी जो है वो छुपा भी नहीं, वो सबके सामने रहा है। राज्य दर राज्य इनकी स्ट्रैटेजीज बदलती रहती हैं कि भाई कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व है, कहीं नहीं है, कहीं पर जो है मुस्लिम लीग सेक्युलर है, अपने हिसाब से जो है मैनेज करते रहते हैं। और अंततः एक ही चीज कहना चाहता हूं, चुनाव है आने वाले समय में और सब देख ही रहे हैं कि किसकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, किसकी क्या चीजें रही हैं, देश को लेकर किसका क्या विचार रहा है, सरकारों का काम कैसा रहा है, 10 साल में हमने क्या किया है। और महाकाल में जो हुआ मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था, और बेहतर तरीके से करेंगे, लेकिन बावजूद उसके ये बात इस बात को प्रमाणित नहीं करती कि चाहे इस देश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, चाहे महाकाल कॉरिडोर की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे अभी उसमें मथुरा में भी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, तमाम जगहें ऐसी हैं जहां पर इस देश की सांस्कृतिक जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसको बचाकर बेहतर करने की बात हुई है। इन सब लोगों के साथ में 58 साल सरकार थी साहब, और इतनी हैवीवेट सरकारें चलाई हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी आसपास नहीं, हम तो अभी भी 303 पर ही पहुंचे हैं, तो 400 पर पहुंच गए थे। लेकिन इनको तब कभी याद नहीं आया महाकाल, ना कभी इनको काशी याद आया, ना कभी मथुरा याद आया, इनको तो कुछ और ही याद आता था। आईएनएस पर पता नहीं कहां जाते थे घूमने। तो मुझे लगता है ये व्यर्थ की चर्चा है कि हिंदुत्व का इनसे कोई लेना देना है। मैं कह रहा हूं कि जो धर्म स्थल हैं हमारे, वो हमारे आस्था के केंद्र हैं। अब अगर किसी राजनीतिक दल के लिए वो पर्यटन के केंद्र हैं तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो धर्म स्थलों का जो विकास किया, कह रहे हैं कांग्रेस ने कभी मूर्तियां लगाई हों, तो ये किसी राजनीतिक दल का या सरकार का काम नहीं है मंदिर बनाना, मूर्तियां लगाना। अब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने राम का मंदिर बना दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी ने राम का अयोध्या में मंदिर नहीं बना दिया, ये इस देश के लोगों ने राम का मंदिर अयोध्या में बनाया है। क्या ये किसी एक राजनीतिक दल का काम होता है कि मंदिर बनाए या मस्जिद बनाए या गिरजाघर बनाए? अब ये ठेका भी ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि राम का मंदिर हम बनाएंगे। जितने धर्म स्थलों का विकास के नाम पर क्या किया नहीं किया अलग बात है, लेकिन राम मंदिर के नाम पर तो आप ये मानेंगे कि पूरा कैंपेन विश्व हिंदू परिषद ने चलाया, आरएसएस ने चलाया, बीजेपी ने चलाया, तब जाके चाहे कोर्ट पे लड़ाई हो, कोर्ट के फैसला आने की बात हो, कांग्रेस के ऊपर तो ये इल्जाम लगा कि आपने हमेशा व्यवधान पैदा किया कि वहां पर अयोध्या में राम मंदिर बने ही ना। सबसे पहले तो ताले ही कांग्रेस ने खुलवाए थे राम जन्मभूमि के, तो ये राजीव गांधी के समय। तो ये कहना कि व्यवधान पैदा किया, ये तो ठीक नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि हम अपने आस्था के केंद्रों को और शक्तिवान बना रहे हैं या उनको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करके वहां पर्यटकों का और एक तरह के कारोबार की सुविधा देने का काम कर रहे हैं। अयोध्या में अच्छा है कि राम मंदिर बन रहा है, लेकिन उसके पीछे की दृष्टि देखिए, उसके पीछे की दृष्टि पूरी व्यावसायिक है। वो एक ऐसे पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है जहां दुनिया भर से लोग आए, और वो एक पर्यटन केंद्र के तौर पर। वहां जमीनों को लेकर कितने झगड़े हुए, जमीनों की कीमतें कैसे बढ़ी, 2 घंटे में किस तरह के सौदे, कितने की जमीन बिकी और 2 घंटे बाद कितने की बिकी, तो कैसे कैसे मंजर सामने आए हैं, ये भी तो देखिए। तो आस्था के आपकी बात पूरी मजबूत है। मैं कुछ कहना चाहूंगी, जो ये प्रियंका ने जो शंख के साथ प्रचार शुरू किया, हाँ। या जो कांग्रेस पे एक हिंदूपन, या जो ये कह रहे हैं कि वो ठप्पा जो लगता है कि अब वो सेक्युलर नहीं रही, कर्नाटक में सेक्युलर हो जाती है, तो अरे हम क्यों भूल जाते हैं आज से बहुत साल पहले सोनिया गांधी ने जाके संगम में डुबकी लगाई थी या नहीं लगाई थी, या सोनिया जब अपना प्रचार शुरू करने जाती हैं रायबरेली जब जाती थी तो वो बड़े धूमधाम से वहां पे एक हवन होता था, उस हवन में वो बाकायदा शामिल होती थी और हाथ पे कलावा बांध के वो प्रचार के लिए वो शुरुआत वहां से करती थी अपने ऑफिस का इनॉग्रेशन करने के बाद। तो कांग्रेस को डेलिबरेटली एक एंटी हिंदू चस्पा करके जिसको फायदा हुआ उसने किया।
कांग्रेस वाकई में एंटी हिंदू कभी नहीं रही उसने, लेकिन हिंदू से रिलीजन से जुड़े मसलों को कभी राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया। लेकिन अब मजबूरी ये हो गई है कि जो राजनीतिक अखाड़ा बनाते हैं धर्म स्थलों को, उनको परेशानी हो रही है उस बात से। आपकी बात जोड़ना बहुत जरूरी है। भगवा आतंक टर्म जो है वो इतना बड़ा काला दाग है, और वो कांग्रेस शासन काल के दौरान का दाग है, जिसको आप धो नहीं सकते आसानी से। आप चाहे जितनी संगम में डुबकी लगा लें, चाहे जो कर लें, भगवा आतंक शब्द ही जो आया, चाहे वो दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम की भूमिका, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं उस पर लंबा नहीं जाऊँगा कि मेरा लंबा शोध रहा है, पूरी किताब है उसके ऊपर, और बहुत तथ्यों के साथ में वो किताब है, सारी कानूनी पेचीदगियों को। तो मैंने सारे तथ्यों को जब खंगाला और उसमें बहुत गहन अध्ययन किया है, मेरा ये मानना है कि ये एक इतना बड़ा डेंट है कि कांग्रेस को इससे उभरने में, ये आप हिंदुत्व की पिच पर, हिंदूपन की पिच पर, हिंदूनेस की पिच, चाहे जो आप नाम दे दीजिए, आप बजरंगबली, ये इस पिच पर कांग्रेस नहीं खेल पाएगी बीजेपी के सामने। ये पिच तो है ही नहीं, लेकिन ये मजबूरी भी है। अब बहुत दिलचस्प जगह पर आप चर्चा को लेकर आए। आप देखिए वो राज्य जहां पर ये वाली छवि, कर्नाटक वाली, जो आप मुस्लिम वोटों का समीकरण कह रहे थे, पंकज जी ने बिल्कुल ठीक एनालिसिस रखी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वो बड़े राज्य जहां पर मुस्लिम मतदाता प्रभावित कर सकता है, वहां पर कांग्रेस कहाँ है? वहां तो क्षेत्रीय दलों का दबदबा है, और क्षेत्रीय दलों के साथ दिखता भी है मुस्लिम मतदाता। समाजवादी पार्टी के साथ गया उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ में चला गया, बिहार में आप देख रहे हैं, बिहार में तो ओवैसी भी सीट लेकर आ जाते हैं। तो वहाँ पर भी मतदाताओं को जीतने में उतनी महारत नहीं हासिल हुई। अब आप हिंदी बेल्ट पर आइए, ये 5 राज्यों के चुनाव जिनकी बात जयदीप जी कर रहे थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक दक्षिण में, एक नॉर्थ ईस्ट में, बाकी के हिंदी बेल्ट में। यानी देश का मिजाज बताते हैं आपको, और इनके सबके टेस्ट, इनके तेवर, मतदाताओं की सोच बिल्कुल अलग देखने को मिलती। ये जो 3 है जहां पर कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है, वहां पर इस हिंदूनेस की जरूरत है जो पंकज जी कह रहे हैं। इसीलिए इस सॉफ्ट हिंदुत्व पर आना पड़ा है, लेकिन ये पिच बीजेपी की है। मैं एक छोटा सा पॉइंट पूछ रहा हूँ कि ये जो बीजेपी की पिच पे आके खेल रही है प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी, ये फायदेमंद है, नुकसानदायक? मैं इस पे ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा एक और उठाया गया, मैं इसका एक दूसरा बात भी रखना चाहूंगा। महाकाल लोक बहुत बढ़िया प्रयास था, और मैं इसके, अगर उज्जैन जैसे उज्जैन क्या था, उज्जैन ले दे के बाबा महाकाल के भरोसे ही चलता है, वहाँ कोई व्यवसाय और इंडस्ट्रीज तो है नहीं। वहाँ के लोगों में मैंने खुशी देखी, लेकिन महाकाल लोक के साथ में जो भ्रष्टाचार की बात जुड़ी है, ये नुकसान देने वाली बात लग रही है। महाकाल के VIP दर्शन वाली बात जो सामने आई, जिसके बाद में कई भक्तों में नाराजगी सामने आई, वो एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए हो सकती है, और इसको एनकैश कर रही है कांग्रेस। मैंने वहां जमीन पर जाकर जब लोगों से बात की, तो मैंने देखा कि इसको लेकर नाराजगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसको कांग्रेस कैसे रूपांतरित करती है कि अपने आप को वो हिंदुत्व, वो बीजेपी वाला हिंदुत्व भी ना दिखाए, और ये भी दिखाने की कोशिश करे कि भैया ये राजनीति से प्रेरित हिंदुत्व है, और हम जो हैं हिंदू, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे। ये तो नारा कितना चलता रहा। अब वो, हाँ, बीजेपी का है। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि अब उस पर उतरे, लेकिन पिच पर बहुत हिंदू हित की बात करेगा। कमाल देखिए आप, मतलब एक ही सेंटेंस में 2 अलग अलग चीजें कैसे हो सकती हैं। मंदिर बनाना काम सरकार का नहीं है, लेकिन अगर मूर्ति गिर जाए तो वो पूरी जिम्मेदारी और भ्रष्टाचार सरकार का है। ऐसा कैसे हो सकता है? 1। दूसरा, कहा गया कि ये तो कमर्शलाइजेशन हो रहा है, इसका मंदिरों का कमर्शलाइजेशन हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही तर्क है जो कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर एक जमाने में कहते थे कि बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ, ये भी एक पॉलिसी है। मैं तो चाहता हूं कि पूरी दुनिया हिंदू हो जाए, जबरदस्ती फोर्स कन्वर्जन से नहीं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे धर्म का प्रचार इतना विशाल हो कि हर एक आदमी अगर उसको देखे तो उसको गौरव हो, उसको अच्छा लगे, वो वहां समय बिताए, सारी दुनिया वहां है, सब कुछ बदल कर हिंदू हो जाए, इसमें क्या परेशानी है? लेकिन अपने ही धर्म को इतनी हीन दृष्टि से देखना कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कमर्शलाइजेशन। और कमर्शलाइजेशन किसके लिए? अयोध्या अगर आज डेवलप होगा तो आसपास का पूरा बेल्ट और पूरा ईस्ट यूपी को फायदा होगा। अगर महाकाल लोक डेवलप हुआ है तो उज्जैन और MP के टूरिज्म से लेकर तमाम जगहों को फायदा हुआ है। अगर काशी विश्वनाथ डेवलप हुआ है और उसने गोवा को सरपास कर दिया तो ये इस देश के लिए बेहतर बात है। आस्था पे व्यवसायीकरण हावी हो गया। आस्था मॉडर्नाइजेशन के साथ क्यों नहीं चल सकती? मुझे एक चीज बताइए, उसमें प्रॉब्लम क्या, दिक्कत क्या है? अगर कोई मंदिर ग्रैंड है, अच्छा है, बेहतर है, भव्य है,
और उसको देखने के लिए दुनिया से भर से लोग आते हैं, तो इसमें परेशानी क्या है? अगर केदारनाथ के लिए 365 डेज एक रूट बने जिसमें कि सिर्फ समय से कॉरिडोर खुलता है, उसमें लाखों लोग पहुंच जाते हैं, इतनी परेशानी हो जाती है, उसमें दिक्कत क्या है? अगर वहां पर व्यवस्थाएं बेहतर हो तो उसमें दिक्कत क्या है? हां, उसका तमाम इकोलॉजी के साथ चीजें बेहतर करने का सरकार की एक जिम्मेदारी है कि कहीं पर कोई परेशानी ना हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि मॉडर्नाइजेशन से भागने की आवश्यकता है। उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। आज क्या दिक्कत है? नहीं सुमित जी, ये बताइए, धर्म का प्रचार प्रसार क्या सरकारों का काम होना चाहिए? सरकारों का काम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं, लेकिन नफरत भी नहीं होना चाहिए। नफरत तो दूसरी तरफ के लोग फैलाते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस वाले फैलाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। वो धर्म गुरुओं पे छोड़ देना चाहिए कि वो धर्म का प्रचार प्रसार करें। सरकारों का काम लोगों की आम जो रोजी से जुड़ी मसले होते हैं उन पे ध्यान होना चाहिए, जो कि ये सरकारें जो धर्म में बहुत ज्यादा लिप्त हो गई हैं वो भूल गई हैं करना। और इन्हीं बेसिक मुद्दों की वजह से आज हमें जरूरत लग रही है कि अब ये बहुत ज्यादा जो धर्म वाली सरकार है इसको थोड़ा किनारे किया जाए। सरकार तो लाभार्थी की स्कीम चला रही है, लोगों जब आप रोजी रोटी की बातें कर रही हैं, आप बताइए, अभी प्रधानमंत्री ने 70-80 हजार लोगों को नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे, 6-7 बार हो चुकी है वो एक्सरसाइज। 9 साल सत्ता में रहने के बाद 80 करोड़ लोगों को इस गरीबी में आप पहुंचा दें कि उनको फ्री के राशन के लिए मजबूर होना पड़े। ये किसी सरकार 9 साल में पहुंचे गरीबी रेखा के नीचे। नहीं तो 80 करोड़ को फ्री राशन तो देने की नौबत इसके पहले नहीं आई थी ना, ये तो इसी सरकार के जमाने में आई है। और जिसको ये तमगा लगा के घूम रहे हैं, तो ये तो मुझे तो लगता है कि किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। लोगों को आप एम्पावर करिए, उनको इस लायक बनाइए, काम दीजिए, उनको रोजी दीजिए ताकि वो अपना रोटी खुद कमा सके। ये सरकारों का काम होना चाहिए। जदीप, आप कुछ बोलना चाहते थे काफी देर से। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ बातें आ गई है। महत्वपूर्ण बात यह कि विपक्षी एकता से हम लोग राज्यों के चुनाव पे आए, और खासतौर पर मध्य प्रदेश की जब आपने बात छेड़ी गदा के साथ, मैं 2 महत्वपूर्ण बातें जरूर कहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम जाते हैं, बात करते रहते हैं। महाकाल लोक की आंधी और सतपुड़ा की आग दोनों ही जो सत्ताधारी भाजपा सरकार है उसको दिक्कत देने वाली है। इसका जवाब देना पड़ेगा, बैकफुट पर है, और उसके लिए कांग्रेस जितनी भी हमलावर हो वोटों को बदले। जो हम शुरुआत में बात कह रहे थे कि लोकसभा में मोदी वर्सेस विपक्ष होने वाला है, लेकिन राज्यों के जो चुनाव है उसमें स्थानीय मुद्दे, स्थानीय चेहरा और स्थानीय नेतृत्व का ही महत्व है, और स्थानीय मुद्दे बड़े हैं, उनका जवाब सत्ताधारी दलों को देना पड़ेगा। राजस्थान में कांग्रेस सत्ताधारी दल है, उसको जवाब देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ताधारी दल है, उसको बताना पड़ेगा 5 साल सत्ता में रह के क्या किया। वहीं 3.5 साल की शिवराज सरकार को यह बताना पड़ेगा कि उन्होंने सत्ता में रह के क्या किया। अगर महाकाल लोक में आंधी आई और जिसके जो प्रधानमंत्री जाकर उसका उद्घाटन कर रहे हैं, और ऐसी आंधी में, और उसी अमर उजाला ने खुद इसकी स्टोरी की अपने रिपोर्टर्स के जरिए, उसी उज्जैन में बाहर 30-30, 40-40 साल से 50 साल से लगी हुई मूर्तियां उसी आंधी में स्थिर रही और आपकी 7-8 महीने में गिर गई। जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो दिक्कत हो सकती है। सतपुड़ा की आग, उस पे जो भी कारण रहे हों, लेकिन उस पर सवाल उठेंगे, उंगलियां उठेंगी। तमाम सरकारी फाइलें वहां पर रखी हुई थी, और ठीक ऐसी आग अगर पिछली बार जब कमलनाथ की सरकार शपथ लेने ही वाली थी उसके ठीक पहले लग गई, तो ये सचमुच का संयोग है या फिर किसी तरह का षड्यंत्र, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन इससे आगे की बात, जो महत्वपूर्ण बात है कि जब आपको केवल वोट की खातिर हिंदूपन या हिंदुत्व या हिंदू हो जाने की चोले को ओढ़ना पड़ता है, और उसी वोट की खातिर आपको कभी कभी जाली वाली टोपी भी लगानी पड़ जाती है, तो जनता को भी समझ में आता है। मुझे लगता है राजनेताओं का चेहरा है, और सभी राजनेता ऐसा करते हैं, और राजनेताओं ने धर्म को और जातियों को वोट बैंक बना दिया, और ये किसी एक दल, इसमें कोई अपवाद नहीं है। पत्रकार होने के नाते हमको ये अभी नहीं हो रही है, सदियों से होता है। सदियों, ये आज की बात नहीं है। ये देश की जो नब्ज है वो वहां पर छुपी है। हम तमाम अच्छी बातें कर ले तो इसे कोई ऊपर से हम कंबल ढक देंगे तो अंदर की सच्चाई छुप नहीं जाएगी। धर्म भी वोट बैंक का हिस्सा है, मंदिर भी वोट बैंक का हिस्सा है, राजनीति भी वोट बैंक का हिस्सा है। राजतंत्र के जमाने में राजा प्रश्रय देता था, मंदिर बनाता था, धर्म को प्रश्रय देता था, और अपने विकास के कार्य भी करता था। राजतंत्र से जब हम लोकतंत्र की तरफ आए हैं तो लोक के कल्याण के साथ साथ वोट बैंक के कल्याण की खातिर भी बहुत सारे काम होते हैं। लोक कल्याण और वोट कल्याण दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत महीन सा अंतर है। लोक कल्याण तो वोट के लिए होता है ना। नहीं, लोक कल्याण तो देखिए ऐसा है, लोक कल्याण नहीं, देखिए कुछ चीजें तो ऐसी है ना, जो आप जैसे सरकारी अस्पताल चला रहे हैं, मुफ्त में दवाई दे रहे हैं, हो सकता है कि जो वो वहां पे दवाई लेकर इलाज करा रहा हो वो आपको वोट देने नहीं आए, लेकिन ये लोक कल्याण आपको करना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, जिन बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, प्राइवेट स्कूल वाले वहां ज्यादा फीस नहीं मिलती इसलिए जाते नहीं है, तो देने पड़ेंगे, ये लोक कल्याण है। लेकिन जो वोट कल्याण है वो फिर मस्जिद से भी होता है, मंदिर से भी होता है, गुरुद्वारे से भी होता है, चर्च से भी होता है। तो वोट कल्याण और लोक कल्याण के बीच में कहीं ना कहीं देश का विकास झूलता रहता है। लेकिन आने वाले राज्यों के चुनाव में ये महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। लाभार्थियों की बात बीजेपी करती रही है। मेरा सवाल आपसे, सवाल सुनिए, लास्ट कमेंट तो दीजिएगा, सवाल तो सुन लीजिए। मंदिर बन रहा है अयोध्या में, मंदिर के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी फैसला सुनाया था, वो भी बन जाएगी 24 के पहले। देखिए, मुझे लगता है बनना चाहिए।
नहीं, ट्रस्ट क्योंकि बने मंदिर हैं, बन रहा है, ट्रस्ट में मंदिर को नाम दिखाया जा रहा है। ट्रस्ट बने हैं, ट्रस्ट में नाम सजेस्ट हुए हैं, उनको मुझे लगता है आगे बढ़कर इस पर काम करना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। और वहां भी जाके तस्वीरें खिंचवाई जाएंगी। मुझे लगता है बिल्कुल खिंचवानी चाहिए। देखिए, हम तो शुरुआत से ही भगवा पहनकर केदारनाथ बैठे हैं, हम बदले नहीं है कि भाई कोट के ऊपर पहन लिया जनेऊ और फिर ऐसे और फिर वैसे फिर ऐसे। एक ही यूएसपी, एक ही पॉलिसी है, नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। उनको सबको ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी, हमें बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो जाहिर है हमारी तो जो धार्मिक आस्था है वो भी एक ही है, जो प्रशासनिक आस्था है, देश चलाने की आस्था है वो भी एक ही है। दोनों के नारे, दोनों के एजेंडा क्लियर हैं। आपकी बातों से अभी भी ये झलक आती है शिवम की आपको 80% की ही चिंता है, आप 100% के बारे में नहीं सोचते। अब आपने वो सबका विश्वास और प्रयास को छोड़ दिया और मेरी जो झलक है वो पकड़ ली। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि जो 23 तारीख का मंच है उसमें वो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो मुस्लिम वोट को अपने इलाके में, जब जैसे प्रवीण इशारा कर रहा था कि अखिलेश के पास जाता है, तेजस्वी के पास जाता है, वगैरह वगैरह, ममता के पास जाता है। आपको लगता है कि नहीं उनको साथ लेना चाहिए? एक ऐसे प्रयास होना चाहिए कि उनमें, उनके मन में भी भरोसा जाए कि हम बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। देखिए, मैं तो यही कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी सब दलों को ही साथ ले आए तो फिर तो चुनाव की आवश्यकता ना पड़े, निर्विरोधी इस देश के प्रधानमंत्री हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जीवन में। कोशिश करिए। नहीं, कोशिश तो जरूर की होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा जीवन में संभव नहीं है कि आपके विपक्षी ना हो, विरोधी ना हो। लेकिन हमारा लाइन क्लियर है कि भाई हम इस लाइन पर आगे जा रहे हैं। वही तो बोल रहा हूं, लाइन में तो 80% रुक जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास। मैंने तो ये भी कहा तो मस्जिद में भी जाना चाहिए ना, मैंने कहा ना, मंदिर के साथ। देखिए एक चीज बताइए, जब इतने समय तक इस देश में इस तरह का अपीजमेंट द अदर साइड होता रहा तो मुझे लगता है सवाल नहीं उठे। लेकिन हम फिर भी इस बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद होनी चाहिए, बननी चाहिए, चीजें बेहतर होनी चाहिए और सब साथ लेकर चले। लेकिन स्टैंड क्या है सरकार का वो क्लियर है। दूसरे वालों को स्टैंड क्लियर करने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो कभी हिंदूपन, हिंदूनेस, कभी ये कभी वो। हमारा ऐसा नहीं है जी, क्लियर है हमारा, तो बाबा आशीर्वाद दे ही देंगे। यही तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब बात इंक्लूसिवनेस की होती है और बीजेपी के लोग जिस तरीके से शिवम बात कर रहे हैं, हालांकि ये खबरों के खिलाड़ी हैं, इनको बीजेपी का प्रवक्ता नहीं मानना चाहिए, लेकिन जिस लाइन पर हम बात कर रहे हैं ना, उसमें जरूरी है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर के अधिकार हैं। इस देश का संविधान सर्वोपरि है, गीता से भी ऊपर, कुरान से भी ऊपर संविधान को रखा जाता है। और इसीलिए शायद हिंदुस्तान की यही ताकत है कि इतनी विविधताओं के बावजूद भी हम लोग इतने सालों से मजबूत बन के खड़े हुए हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्कों में देखिए क्या कुछ चल रहा है। इस शो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इसी नोट पर ख़त्म करना चाहूँगा, 23 जून की जो रैली है उस पर नज़र रहने वाली है, क्योंकि वो 24 के चुनावों के संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा अहम हो सकती है, जैसा कि तमाम खबरों के खिलाड़ी के इस विश्लेषण में निकल कर आया है। तो आप हमारे शो को कैसा लगा हमको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको खूब फैलाइए, फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ऐसी चर्चाओं की देश में आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे चीख चिल्लाहट नहीं होती है, जहाँ पर मंथन होता है। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू पूर्णिमा जी, थैंक यू शिवम, थैंक यू जयदीप, थैंक यू प्रवीण, थैंक यू। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।